कल हमने वनस्पति जिसे कहते हैं, वनस्पति को प्रभावित वाले कारक कौन कौन से हैं उसके ऊपर एक डिटेल जो लेक्चर किया था, क्लास ली थी। आज हम उससे आगे चलते हैं। उससे आगे हम बात करेंगे कि भारत के अंदर कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्योंकि भारत अगर हम एरिया के अनुसार देखें काफ़ी बड़ा है। कुल इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दूसरा, इतने बड़े क्षेत्र में जैसे कि 3214 किलोमीटर लंबाई और 2933 किलोमीटर चौड़ाई, तो इसमें बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। जलवायु के कंटेक्स्ट में बोल लो या फिर आप लोग इसकी टोपोलॉजी के अनुसार बोल लो, तो इतने बड़े क्षेत्र के अंदर जो विविधता पाई जाती है, तो उस विविधता के अनुसार भारत के अलग अलग भागों में वनस्पति भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। और ये वनस्पति जो पाई जाती है, प्राकृतिक वनस्पति, उसके भी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। तो हम एक एक करके जो भारत के अंदर मुख्य रूप से प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है उसको डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली आती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बोलते हैं। ये मुख्य रूप से ऐसे वन है, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, एवरग्रीन, कि ऐसे वन जो पूरा साल हरे भरे रहते हो उसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। और बेसिकली ये मुख्य रूप से जो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया का मतलब क्या हो गया, जो भूमध्य रेखा के आसपास का है या फिर जहां पर लगभग ट्रॉपिकल टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है, उस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। वर्षा इन क्षेत्रों के अंदर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। मतलब ऐसे क्षेत्र भारत के अंदर जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती हो, तो वहां पर ये वन पाए जाते हैं। जो इसके मुख्य एरिया है वह है पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी भारत के जितने भी राज्य हैं, जिसको हम पूर्वोत्तर बहने के नाम से जानते हैं, तो वो सारे के सारे इस क्षेत्र के या इन क्षेत्रों के अंदर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनके जो मुख्य वृक्ष हैं उसमें आबनूस, मेहगनी और शीशम मेनली पाए जाते हैं। जो कि अब एक चीज आती है कि जी सदाबहार वन, क्या इनमें कभी भी पत्तियां नहीं गिरती? गिरती हैं जी, 100% गिरती हैं। एक सीजन ऐसा आता है कि जिसमें इसकी पत्तियां गिर जाती हैं, परंतु यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलती है। और उस वैरायटी का जो पत्ते गिराने का समय होता है वो बहुत अलग अलग होता है। और जो सदाबहार वन है इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। आप ये मानो, लगभग लगभग एक पेड़ की जो हाइट है 45 से 60 मीटर के आसपास होती है। बहुत बड़ी बड़ी लताएं मिलती हैं, एक बहुत अच्छी कनोपी बनती है ऊपर से। इसके अंदर से ना तो प्रकाश जा सकता है और पानी भी है, इसके जो तना है उसके साथ साथ जाता है। नीचे जाओगे तो आप लोगों को दलदल मिलेगी। अगर व्यापारिक रूप से देखोगे इसकी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट व्यापारिक दृष्टि से, क्योंकि एक जगह पर एक जैसे पेड़ नहीं मिलते। तो ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जो बेसिकली मुख्य रूप से जहां पर भी वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती हो वहां पर मिलता है। दूसरा आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसको हम मानसून फॉरेस्ट बोलते हैं। जब हम इसकी क्लाइमेट को पढ़ रहे थे भारत की, तो उस समय पर हमें ये पता लगा कि भारत के अंदर मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और जो ये मानसून प्रकार के वन है, इसको हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब शुष्क मौसम आता है उस समय पर ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। सबसे विस्तृत मैदान में पाए जाते हैं। इसको हम मुख्य रूप से दो श्रेणी के अंदर बांटते हैं। एक तो ऐसे वन जो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। इसमें मुख्य रूप से सागौन, साल और बांस इसका नाम आता है। और दूसरे में वो आते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। सो मोस्टली जो आपका ड्राई रीजन है, जिसमें पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी पंजाब, राजस्थान का कुछ पार्ट, और आपका इधर आ जाओ मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जहां पर ये मतलब क्या बोलते हैं, 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले जो वन है
शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मतलब एक आर्द्र होते हैं, आर्द्र का मतलब है जहां पर वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। एक शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, इसका मतलब है वहां की जो वार्षिक वर्षा है वो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। जो शुष्क पर्णपाती वन है उसमें सागौन, पीपल और नीम के पेड़ मुख्य रूप से आते हैं। उसके बाद आपका आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और स्कर्ब्स, उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियां। ये मुख्य रूप से जो भारत का बिल्कुल ड्राई क्षेत्र है वहां पर मिलता है, जहां पर वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इन पौधों की जो जड़ें होती है लंबी होती है। लंबी होने का रीजन क्या है कि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से पानी लेने की कोशिश करती है। पत्तियां छोटी और कांटेदार होती है ताकि इसके अंदर से इवेपोट्रांसपिरेशन ना हो। जो इसके मुख्य क्षेत्र है राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा के कुछ भाग है और दक्कन का पठार है जो आपका रेन शेडो एरिया के अंदर आता है। इसके जो मुख्य पेड़ है वो बबूल है, कीकर है, खजूर है और ये वन इसके या ये वृक्ष है इस क्षेत्र में प्रमुखता से पाए जाते हैं। मोस्टली इसमें वो पेड़ मिलेंगे जिसके अंदर जिसकी वृद्धि के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप राजस्थान के अंदर जाओगे तो राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से झाड़ियां मिलेंगी और इन झाड़ियों में बढ़ने के लिए इतनी ज़्यादा आर्द्रता की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद पर्वतीय वन आते हैं कि मुख्य रूप से जितने भी आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं वो इसके अंदर आएंगे, उसके अंदर पर्वतीय वन मिलते हैं। जैसे जैसे पहाड़ों पर ऊंचाई बदलती रहती है वैसे वैसे जो वनस्पति है उसका प्रकार भी बदलता रहता है। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर एल्पाइन वेजिटेशन तक की जो एक आप कह सकते हो लेयर देखने को मिलती है। निचले ढलानों पर उष्णकटिबंधीय वन और ऊंचे ढलानों के ऊपर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। मतलब जहाँ पे बर्फ गिरती है तो वहां पर आप लोगों को शंकुधारी वन मिलेंगे। तो इसके मुख्य मुख्य पेड़ है वो बांज, चीड़, देवदार, फर इत्यादि जो पेड़ हैं इस पर्वतीय वन के अंदर पाए जाते हैं। जब आप लोग जाओगे हिमाचल प्रदेश और आपका देहरादून, उत्तराखंड, तो आपको जो वहाँ पे पेड़ मिलते हैं वो पर्वतीय वन के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है मैंग्रोव जिसको हम ज्वारीय वन बोलते हैं। ये मुख्य रूप से कोस्टल और जो आपके डेल्टा प्रदेश है वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, और अब ये क्या है मुख्य रूप से खारे और दलदली मृदा में उगते हैं। मुख्य रूप से इनकी जो जड़ें होती है वह पानी के अंदर ही रहती है और मुख्य रूप से मिट्टी में जो इसका ब्रीथिंग होती है उसको वो करती रहती है। यानी कि इसमें जड़ों के अंदर जो जलभराव वाली मिट्टी होती है उससे इनके श्वसन के लिए अनुकूलित होती है। जो मुख्य क्षेत्र है इसके वो सुंदरबन डेल्टा, गंगा, गोदावरी, कृष्णा महानदी का डेल्टा आते हैं। मुख्य जो वृक्ष है इसमें सुंदरी है। तो इसी वजह से इसका जो है इसको हम सुंदरवन डेल्टा भी बोलते हैं। जो आपका वो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहां पर जो वन पाए जाते हैं तो इनको हम मैनग्रोव वन बोलते हैं। ठीक है, आपका ये एक मानचित्र है भारत का जो मैंने लिया है, जो आपको मानचित्र के ऊपर ये बताएगा कि कहाँ कहाँ पर कौन से मिलते हैं। जो आप लोगों को ये ग्रीन कलर दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब यहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। जो आपको ये थोड़ा सा डार्क येलो दिख रहा है, आप इसको, मेरे को रंग की ज़्यादा सी पहचान नहीं है, परंतु जो ये आपको कैमल कलर का दिखाई दे रहा है तो ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद जो आपको ये येलो दिखाई दे रहा है ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। मतलब कटीली झाड़ियाँ हैं और आपके स्केर्ड वेजिटेशन है, मतलब जिसको आप मरुस्थलीय वन के नाम से जानते हो। ठीक है, उसके बाद जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला लाइट ग्रीन, ये है आपका माउंटेन फॉरेस्ट। मतलब क्या है, जो आपका पर्वतीय वन है। और जो आप लोगों को ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं स्पॉट छोटे छोटे, ये है आपके क्या मैनग्रोव वन। तो ये आपका मैप का के ऊपर इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको अगर मैप बनाना, मैप के अंदर इसको शो कर दोगे और स्टार्टिंग में ही बता दोगे तो ज़्यादा सा आप लोगों को
लिखने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपको ये पता है कि भारत के अंदर कहाँ पर कैसी वर्षा होती है, मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो उसी के आधार पर आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट, भारत के अंदर वनस्पति कैसे पाई जाती है, और इसका संरक्षण वाला पार्ट है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भारत के अंदर अगर हम इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं, तो हर एक देश के पास 33% वन के ऊपर वन होने चाहिए, परंतु भारत के पास नहीं है। भारत के पास लगभग लगभग आज के आंकड़ों के अनुसार 23% के आसपास वन पाए जाते हैं। तो उस एरिया को बढ़ाना है अगर हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है। और हरियाणा के अंदर तो स्थिति और भी दयनीय है। हरियाणा के अंदर 2.6% के आसपास वन पाए जाते हैं। तो भारत हरियाणा को तो और ज़्यादा क्षेत्र में वृद्धि करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो संरक्षण बहुत आसान है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, एफोरेस्टेशन को, जहाँ पे उसके पेड़ कट रहे हैं तो उसकी जगह पर नए पौधे लगाएं, लोगों के बीच में जागरूकता लेके जाएं, और भी इनिशिएटिव लेके आए। जैसे कि हरियाणा सरकार ने लिया था, क्या लिया था कि आप लोगों को पेड़ लगाओ 9वीं क्लास में और उसको 12वीं तक उसकी देखभाल करो, तो आपको हर साल 50 रुपये मिलेंगे। अभी आया था मेरी माँ एक पेड़ माँ के नाम, इस प्रकार से योजनाएं चला के वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अवैध जो कटिंग होती है पेड़ों की उसको रोका जा सकता है। तो ये कुछ एक मेजर्स है जो आपके प्राकृतिक वनस्पति को बचा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और थोड़ा सा प्यार मुझे भी दिखाएं। धन्यवाद।